देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। इन चारों में से कौन सी प्रोडक्ट के क्वालिटी के डायमेंशंस में आती है? मशीनेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, ड्यूरेबिलिटी। तो यानी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी यानी डी। आइए 17 समझना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए देखो ये क्या बोल रहा है। प्रियंका बॉट अ न्यू मोबाइल फोन फॉर द हरसेल्फ। She explained to her friend that the mobile phone has a camera, Facebook facility, and music facility in addition to the basic function like the phone call and messaging. Which dimensions of the product quality is Priyanka referring to? अच्छा, एक और चीज, अब जैसे ये जो 17th क्वेश्चन है ना, ये आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन यानी सेक्शन बी में भी बन सकता है कि वहां पर आपको बताना होगा कि इस केस को पढ़ के कि जो प्रियंका है वो इनमें से किस डायमेंशन के बारे में बात कर रही है। तो देखिएगा, मोबाइल फोन का बेसिक काम होता है फोन और मैसेजिंग। अब उसने उसकी एडिशनल क्वालिटी बताई है कि भाई ये जो फोन है इसमें कैमरा बहुत अच्छा है, ये फेसबुक फैसिलिटी है, म्यूजिक फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब वो समझाना चाह रही है कि इस मोबाइल में कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फीचर्स डायमेंशन। आइए 18, सुरेश कॉल्स अप द कस्टमर केयर टू कंप्लेन रिगार्डिंग हिज ईयरफोन। ही कांट लिसन टू द अदर साइड व्हेन हिज ईयरफोन आर कनेक्टेड टू हिज मोबाइल फोन। वो बोल रहे हैं कि सुरेश ने एक कस्टमर केयर पर फोन किया है अपने नए ईयरफोन को लेकर। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जब मैं ईयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट करता हूं तो मुझे दूसरी तरफ से कुछ भी सुनाई नहीं देता। विच डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी हैज द ईयरफोन फेल्ड टू कंप्लाई विद। ईयरफोन इनमें से कौन से डायमेंशन को बताने में फेल हो गया? तो देखिए, ईयरफोन का जो मेन काम है ना, उसका जो मेन परफॉर्मेंस है वो यही है कि आप जब उसको कानों में लगाओ तो आवाज आए। तो यानी आप अपनी बेसिक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा नहीं कर पाए। तो द राइट आंसर इज, वो अपनी परफॉर्मेंस को बताने में क्या हो गया? फेल हो गया। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, एंड्रयू ब्रॉट अ न्यू मोबाइल फोन फ्रॉम द मार्केट। एंड्रयू ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा। व्हाइल स्टडिंग इट्स स्पेसिफिकेशंस ही रियलाइजेस दैट द मोबाइल फोन फेल्स टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड। मोबाइल फोन का जो प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड था, वो मोबाइल फोन उस प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड को ही पूरा नहीं कर पाया। तो विच डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी हैज द मोबाइल फोन फेल्ड? तो बताइए, प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड की क्वालिटी कौन सी बताई थी मैंने आपको? कन्फॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था जो कन्फॉर्मेंस है वो क्या बताती है? कन्फॉर्मेंस बताती है कि प्रोडक्ट अपने स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा। आइए नेक्स्ट, which dimension of the product quality tells you about the probability that a product will perform its function for a given period of time under the specified condition? आपको ध्यान होगा कि मैंने एक डायमेंशन के बारे में बात की थी कि जब तक प्रोडक्ट काम करेगा तब तक वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, यानी बिना ब्रेकडाउन पर जाए,
और बिना इंटरप्शन के वो काम करेगा। तो वो कौन सी होती है क्वालिटी? रिलायबिलिटी, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। आइए, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, which of the following is the primary characteristics of an electric kettle while referring to its performance? एक इलेक्ट्रिक केटल आप परचेस करने अगर जाते हैं तो उसकी जो मेन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्राइमरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक केटल की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वाटर एफिशिएंटली बॉयल होना चाहिए? क्या उसे वाटर का टेम्परेचर इंडिकेट करना चाहिए? क्या वो रेड कलर में होनी चाहिए या क्या वो व्हाइट कलर में होनी चाहिए? तो एक इलेक्ट्रिक केटल का मेन मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन जो वर्क होता है वो होता है कि वो पानी को एफिशिएंट तरीके से गर्म करे। तो परफॉर्मेंस का मतलब हो गया ए, इट शुड बॉयल द वाटर एफिशिएंटली। आओ, क्वेश्चन नंबर 22। जॉनी called customer care to complain about his defective printer। जॉनी ने एक प्रिंटर खरीदा और उस प्रिंटर के डिफेक्ट होने की कंप्लेंट वो कर रहा है कस्टमर केयर पर। कस्टमर केयर टेल्स हिम दैट इट टेक्स 2 months टू रिपेयर द काइंड ऑफ द डिफेक्ट जॉनी इज फेसिंग। रमेश की जगह कर दोगे हम जॉनी। कस्टमर केयर ने क्या बोला कि भैया इस तरह की डिफेक्ट को दूर करने में 2 महीने लगेंगे। तो बताओ यहां पर कौन सा डायमेंशन है क्वालिटी का जो पुअरली रिफ्लेक्टेड है? यानी ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसको आप अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए? दैट इज कॉल्ड सर्विसेबिलिटी। क्योंकि आपने सर्विस देने में बहुत डिले कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सर्विस से रिलेटेड जो क्वालिटी का डायमेंशन है वो पुअरली रिफ्लेक्टेड है। आइए, नैन्सी वेंट टू परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर फॉर द हाउस। एक नैन्सी एक कस्टमर है जो अपने घर के लिए एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहती है। शी फाइंड स्क्रैचेस ऑन द मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एट द शॉप। जब वो शॉप पर फ्रिज देखने गई तो जैसे ही वो फ्रिज को देख रही है ना, तो उसे दिखाई दे रहा है कि यार मोस्ट ऑफ द फ्रिजेस पर, उसके जो शॉप पर जो फ्रिज पड़े हैं सब पर स्क्रैच है। तो बताओ यहां पर कौन सी प्रोडक्ट क्वालिटी पुअरली रिफ्लेक्टेड है? आप सामने से देख रहे हो, जब एक फ्रिज को आप देखने जा रहे हो और आपको उसका जो लुक है वो इतना बेकार लग रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर जगह जगह पर स्क्रैचेस हैं। तो इसका मतलब आपका जो एस्थेटिक है, क्योंकि मैंने बताया था एस्थेटिक का मतलब होता है उसका बाहरी लुक, उसका एक्सटीरियर फिनिश। तो अगर उसका जो बाहरी लुक है वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब जो एस्थेटिक रिलेटेड क्वालिटी है वो पुअरली रिफ्लेक्टेड है। आइएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पर फोकस करती है? एम्प्लॉइज पर, कस्टमर्स पर, बोथ ए और बी पर, नन ऑफ द अबव। आइएगा, मैंने आपको ये बताया था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए टोटल कस्टमर पर फोकस होता है। टोटल कस्टमर का मतलब था इंटरनल कस्टमर एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। तो एम्प्लॉय तो होते हैं हमारे इंटरनल कस्टमर्स, और बाहर वालों को हम बोलते हैं आउटसाइडर्स या कस्टमर्स। तो क्या क्वालिटी मैनेजमेंट को केवल एम्प्लॉय के लिए फोकस्ड होना चाहिए, या कस्टमर्स के लिए फोकस्ड होना चाहिए, या दोनों के लिए? तो आंसर है दोनों के लिए। तो द राइट आंसर इज सी। आइए, व्हाइल सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, जब आप कभी भी किसी भी क्वालिटी के ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हो तो इनमें से किस बात को आप ध्यान में रखते हो, या इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको आप
क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव को सेट करते समय डिसाइड करते हो? क्या मटेरियल की क्वालिटी, कस्टमर की नीड, मार्केट डिमांड, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिएगा, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी थी कि क्वालिटी जो होता है उसका मतलब ही यही होता है, सेटिस्फाई योर कस्टमर। तो जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स को देखूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि भैया कस्टमर की नीड क्या है और मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगा। लीजिएगा, तो मैंने आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं क्वालिटीज को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी के रेस्पेक्ट में हम कुछ नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, बहुत सही ऑप्शन है, बिल्कुल। नहीं, मटेरियल क्वालिटी, देखो मैं आपको चीज बताता हूं, अगर आप कस्टमर की नीड को देख रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली अगर मटेरियल अच्छा होगा तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। बट हम जो ऑब्जेक्ट दिखाते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कस्टमर की नीड को पूरा करना। आप समझ लो, कस्टमर की नीड को जब मैं पूरा करने की बात करूंगा तो उसमें पहले ही सारी चीजों की क्वालिटी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि कस्टमर तभी सेटिस्फाइड होगा जब क्वालिटी की हर बात को आप पूरा करोगे। आइएगा अगेन, बहुत ध्यान से सुनना। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट, देखिएगा, देखिए क्वालिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टू maintain the cost incurred to maintain the quality of product। देखिएगा, अगर आप अपने यहां पर क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हो तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, या मैं आपको ये बोलूं कि दूसरा, कॉस्ट इनकर्ड, वॉइस ब्रेक हो रही है, होनी तो नीचे, अब तो वापस सही आ गई होगी। कॉस्ट इनकर्ड टू मिनिमाइज क्वालिटी फेलियर, क्वालिटी फेलियर। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्वालिटी को मेंटेन रखना या अगर क्वालिटी फेलियर हो गया है तो क्वालिटी फेलियर की वजह से जो कॉस्ट हो रही है, दो बातें मैं यहां पर करूंगा। एक, मैं क्वालिटी आए यानी क्वालिटी फेल ही ना हो, मैं पहले तो ऐसा काम करूं, और इन केस अगर कल को क्वालिटी फेल हो गई है तो उस वजह से मुझे क्या खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो क्वालिटी कॉस्ट के दो हिस्से बने, क्वालिटी कॉस्ट के दो हिस्से बने। एक हिस्सा तो कॉस्ट का ये कहता है कि अगर आप कुछ ऐसे खर्चे करो जिससे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी फेल ही ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी फेल ही ना हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस का मतलब होता है
कुछ ऐसे खर्चे आप अपने यहां पर करो, कुछ इस तरह का खर्चा आप इंट्रोड्यूस करो ताकि आपका क्वालिटी फेलियर हो ही ना, या कम से कम हो। भाई सभी के लिए ब्रेक हो रही है क्या वॉइस, एक बार बताओ। नो सर, वही है। सर होनी तो नीचे, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता अगर वो, या तो क्या है, थोड़ा सा मौसम का भी है ना। चलो एक बार देखो, कोशिश करो थोड़ा सा, फिर देखते हैं। थोड़ा सा अगर ज्यादा ब्रेक होगी तो फिर रोक देंगे अपन, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा बारिश की वजह से रहता है। आइए मैं एक बार वापस से बोलता हूं, समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी रखना चाहते हो, तो देखो क्वालिटी से रेस्पेक्ट में जो कॉस्ट होती है ना, उसके दो हिस्से बताए गए हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको करोगे ना, तो या तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी फेल ही नहीं होगी, या फिर बहुत मिनिमम चांस होगा कि वो फेल हो जाए। तो उन कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। मीनिंग सुनना, क्वालिटी कंफर्मेंस कॉस्ट आर कॉस्ट that are deliberately incurred by an organization in order to minimize the quality failure। समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस का मतलब हो गया कि अगर ये खर्चे करोगे, अगर ये एक्सपेंस करोगे तो क्वालिटी फेलियर मिनिमम हो जाएगा। उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। और दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस। समझना, नॉन कंफर्मेंस कॉस्ट आर द कॉस्ट that are incurred by an organization as a consequence of the quality failure that have occurred। अब क्वालिटी जीरो, फेलियर जो है वो जीरो नहीं हुआ। देखो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल जीरो फेलियर का प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बात यह आ रही है कि अगर हमारी क्वालिटी फेल हो गई है, अगर हमारी क्वालिटी फेल हो गई है, तो उसकी वजह से अब कौन से खर्चे हो सकते हैं। एक, आइए सुनना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस क्या बोल रहा है। Quality non-conformance cost are the cost that are incurred by an organization as a consequence of the quality failure that have occurred। बात समझ में आ रही है? ये ऐसी कॉस्ट हैं, ये ऐसी कॉस्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि क्वालिटी फेल हो गया है। क्वालिटी फेल को रोकने के लिए जो कर रहे हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। और क्वालिटी फेलियर हो गया, उसके परिणाम के द्वारा, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो खर्चे आपको करने पड़ेंगे उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस। क्या मीनिंग बिल्कुल क्लियर है? क्वालिटी कॉस्ट के दो हिस्से हैं, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस इसलिए की जाती है ताकि क्वालिटी फेलियर हो ही ना। हम कोशिश ये करें ना कि यार पहले प्रोडक्ट बनाएं, फिर उसकी क्वालिटी फेल हो और फिर हम खर्चे करें। इसके बजाय इट इज बेटर कि हम ऐसा काम करें कि क्वालिटी फेलियर हो ही ना, या बहुत मिनिमाइज हो जाए। उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस का मतलब होता है कि क्वालिटी फेल हो गई, अब हमारी हम नहीं रोक पाए, थोड़ी बहुत क्वालिटी फेल हुई,
तो क्वालिटी फेल होने के बाद अब हमें जो खर्चे करने पड़ गए, क्वालिटी फेलियर के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप हमें जो खर्चे करने पड़े, उन खर्चों को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। आइए, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस सॉरी कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस को फिर दो हिस्सों में बांटा गया। दो तरह की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बोलते हैं। एक होती है प्रिवेंशन कॉस्ट और एक होती है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस में इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर आती है। दो पार्ट हुए, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में फिर दो आई, एक प्रिवेंशन कॉस्ट और एक अप्रेजल कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस में दो आई, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। आओ अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बातें समझाता हूं। देखो, पढ़ने से पहले जरा मेरी इस बात को समझना। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रिवेंशन का मतलब होता है क्वालिटी को फेल होने से रोकना। यानी मैं मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर प्रोडक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। यहां पर क्या होगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इस काम के होने से पहले ही कुछ ऐसा करूं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे या क्वालिटी फेल ही ना हो, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तो जानते हो क्या होगा कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा जो सप्लायर है वो मुझे जब रॉ मटेरियल भेजे तो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल भेजे। तो मैं अपने सप्लायर को इवेल्युएट कर रहा हूं, यानी मुझे किस सप्लायर से माल मंगवाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्या हुआ, ये दो सप्लायर हैं जिनसे मैं माल खरीदता हूं, सप्लायर वन, सप्लायर टू। इन दोनों के पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज इवेल्युएट की है कि यार सप्लायर वन जो है ना, सप्लायर वन जो है उसके द्वारा जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है वो कम से कम डिफेक्टिव होता है।
तो समझो, मैं डिफेक्टिव काम मेरे यहां पर न हो, इसको रोकने के लिए मैं सप्लायर को इवेल्युएट कर रहा हूं, क्या ये काम मेरी क्वालिटी फेलियर को प्रिवेंट करेगा या नहीं करेगा, बताओ। अगर मैं सप्लायर के सिलेक्शन में बहुत अच्छा ध्यान रखूं, मैं क्या करूंगा, अपने यहां से एक पर्सन को भेजूंगा कि भैया जाओ सप्लायर के यहां पर जाओ, या सप्लायर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि ये कितना फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मटेरियल देते हैं। तो इसके लिए मुझे स्पेशली खर्चा करना पड़ेगा। तो ये खर्चा प्रिवेंशन का एग्जांपल हो गया। मैं इन सप्लायर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूं कि यार देखो, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन तभी होगी जब आपका रॉ मटेरियल क्वालिटेटिव होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने यहां से एक क्वालिटी इंस्पेक्टर को या एक क्वालिटी मैनेजर को आपके यहां भेजूंगा। वो आपको टेक्निकली सलाह देगा कि यार इस तरह से मटेरियल दो ताकि हमारी क्वालिटी ना बिगड़े। तो ये काम भी क्वालिटी को रोकने, क्वालिटी फेलियर को रोकने के लिए किया जाएगा। ठीक है। हमारे प्लांट एंड मशीनरी में अगर एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कर रहा हूं, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देखो क्या होता है, मेंटेनेंस दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर मेंटेनेंस, एक होती है एडिशनल मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस तो आपके बिजनेस में लगातार चलती रहती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यार प्रोडक्शन चालू करूंगा इससे पहले एडिशनली अपने प्लांट एंड मशीनरी के पार्ट को चेक कर लूं। अगर मुझे लगता है तो मुझे पार्ट को चेंज कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन नो डाउट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन, ध्यान से सुनना, मैं नॉर्मल की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंस्पेक्शन के नॉर्मल काम सारे बिजनेस में होते हैं और वो अप्रेजल में आते हैं। लेकिन अगर मैं क्वालिटी फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन करवा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट कर रहा हूं, सप्लायर को इवेल्युएट कर रहा हूं, सप्लायर को कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वालिटी मेंटेन हो इसके लिए प्लानिंग हो रही है, तो ये सब काम प्रोडक्शन से पहले होगा। आप मुझे बताओ, क्वालिटी को लेकर हम प्लान्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ये काम प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले होगा या बाद में होगा? ऑब्वियसली बात है पहले होंगी प्लानिंग सारी। तो क्वालिटी प्लानिंग की जो कॉस्ट है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे भी हैं, क्वालिटी इंजीनियरिंग देना, क्वालिटी ट्रेनिंग देना। मैंने अपने लोगों को क्वालिटी के रेस्पेक्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड की ताकि जब वो प्रोडक्शन करें तो क्वालिटी फेल ही ना हो। स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये एक प्रोसेस होता है, ये भी आप पढ़ेंगे अभी। एसपीसी प्रोसेस कंट्रोल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपको बताता है कि भाई क्वालिटी को फेल होने से कैसे बचाया जाता है। ऑडिट ऑफ क्वालिटी सिस्टम, आपने अपने यहां पर जो क्वालिटी प्रोग्राम या क्वालिटी सिस्टम मेंटेन किया हुआ है उसकी टाइम टू टाइम पर ऑडिटिंग करवाना। न्यू प्रोडक्ट रिव्यू, यानी प्रोटोटाइप बनाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको फाइनली मार्केट में ले जाने से पहले आप सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप मतलब उसके मॉडल्स बनाते हो, फिर चेक करते हो कि वो क्वालिटी पर सही उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। चलो कोई नहीं, बस मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर हम उसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो समझो, क्वालिटी क्वालिटी में मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका एक, हाँ वापस रिपीट ही कर रहा हूं, मैंने बोला न्यू प्रोडक्ट रिव्यू या प्रोटोटाइप बनाना। देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइनली बनाना चालू करते हो ना, उससे पहले कुछ मॉडल बनाते हो, कुछ प्रोटोटाइप बनाते हो आप। उन प्रोटोटाइप की कॉस्ट,